हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माय 6th लेक्चर वीडियो, ये मेरा छठा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 मैं पिछले 5 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पिछले लेक्चर वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो क्वेश्चन है, इन इंडिया में एग्रीकल्चर सब्सिडी हैव ऑलवेज बीन अ टॉपिक ऑफ डिबेट among the economic thinkers. Identify which of the following statement is not in an argument in favor of the continuation of the agriculture subsidy in India. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है, एग्रीकल्चर सब्सिडी, सब्सिडी मतलब होता है जो आर्थिक मदद दी जा रही है, ठीक है। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, वो हमेशा एक हॉट टॉपिक रहा है इकोनॉमिक थिंकर्स के बीच में कि ये सब्सिडी दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। हमेशा ये इस पे एक मतलब कह लीजिए डिबेट चलती रहती है इकोनॉमिक थिंकर्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो है उनके बीच में। तो आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो ये कहता है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी आगे कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। वो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप भी रीड कर लीजिएगा। आपको वो स्टेटमेंट बताना है जो आर्ग्यूमेंट नहीं है इन फेवर ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर सब्सिडी के कह लीजिए फेवर में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं। तो आपको अगेंस्ट में इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में है वो आपको बताना है, ठीक। चलिए, तो एग्रीकल्चर सब्सिडी हम जानते हैं क्या होता है। एग्रीकल्चर सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी यानी गवर्नमेंट की सब्सिडी, जो गवर्नमेंट सब्सिडी पे करती है टू फार्मर्स, टू एग्रीकल्चर बिजनेस, ठीक है, ताकि उनकी जो इनकम है वो और ज़्यादा सप्लीमेंट हो सके, ठीक है, और वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सके, ठीक है, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उसकी सप्लाई प्रॉपर हो सके। तो इसी रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर सब्सिडी प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो बिजनेस हाउस है उनको प्रोवाइड करती है। तो उसी को एग्रीकल्चर सब्सिडी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, सब्सिडी इनकरेज फार्मर टू अडॉप्ट न्यू ईयर टेक्नोलॉजी। तो हाँ, ये सही बात है। ये जो ऑप्शन ए है ये क्या है, ये फेवर में है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाते हैं। तो ये तो फेवर में हो गया। अगला क्या है, एग्रीकल्चर सब्सिडी हेल्प फार्मर्स टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ फ्यूचर, यानी अगर कभी सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो जो भी डिफिकल्टीज है फ्यूचर की उसको फार्मर्स क्या है अच्छे से फेस कर पाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उस दिक्कतों को फेस कर पाते हैं। तो ये भी पर्पस है उस सब्सिडी का। तो ये भी पॉइंट क्या हुआ, फेवर में हुआ। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि सब्सिडी एम टू रिड्यूस द इनइक्वलिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर। तो हाँ, ये सही बात है। ये जो सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है, इसका यही पर्पस है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस ये भी है कि जो रिच फार्मर्स हैं और जो पुअर फार्मर्स हैं उनके बीच में ये जो इतना इनइक्वलिटी है इसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक। तो ये जो ए बी सी ये तीनों ही पॉइंट क्या हो गए, फेवर में हो गए, यानी इसलिए एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि सब्सिडी मेनली बेनिफिट्स द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर, ठीक है। ये जो सब्सिडी है ये बेसिकली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और जो बड़े किसान हैं उनको हेल्प करता है। तो हाँ, यही एक इम्पॉर्टेंट कह लीजिए आर्ग्यूमेंट है विच इज़ अगेंस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ सब्सिडी। ये सब्सिडी कंटिन्यू रखनी चाहिए, इसके कह लीजिए अगेंस्ट में यही एक आर्ग्यूमेंट है। क्या आर्ग्यूमेंट है कि ये जो सब्सिडी है, वैसे इसका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ द सब्सिडी इज टू इनकरेज द स्मॉल फार्मर, जो छोटे फार्मर्स हैं। वैसे तो फार्मर्स की हेल्प करने के लिए है, ठीक है, बट उसमें स्पेशली जो स्मॉल फार्मर्स है, छोटे फार्मर्स हैं, उनकी हेल्प करना, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस सब्सिडी, ठीक है, कि स्मॉल फार्मर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके, नई टेक्नोलॉजी से अब खेती कर सकें, और जो इनइक्वलिटी है रिच और पुअर फार्मर के बीच में वो कम हो सके। तो ये सब पर्पस है। लेकिन एक्चुअल में उस सब्सिडी से क्या हो रहा है, एक्चुअल में उस सब्सिडी से हो रहा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को बेनिफिट,
ठीक है, इन्हें सब्सिडी मिल रही है, और जो बड़े किसान है, बिग फार्मर्स है, उनको फायदा हो रहा है। तो यही एक आर्ग्यूमेंट है विच इज अगेंस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ सब्सिडी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेंस्ट ही पूछा जा रहा है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि सब्सिडी से किसको बेनिफिट मिल रहा है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर्स को। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहती हूँ। क्लास 12 के स्टूडेंट्स मुझसे बहुत पूछते हैं कि मैम सैम्पल पेपर की कोई अच्छी बुक बता दीजिए। तो ये जो बुक है ना, ये मेरे सामने आई ओसवाल पब्लिकेशन की, ओसवाल गुरुकुल की 36 सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर बुक है, कॉमर्स स्ट्रीम की। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, काफ़ी डिटेल सॉल्यूशंस इसमें हैं, और इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, एग्जाम के लिए बहुत सारे यूजफुल टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिनसे आप कम समय में क्वेश्चन कर सकते हैं, वो सब भी इसमें दिए गए हैं। तो आप इसे ज़रूर रेफर कर सकते हैं। और इस एक बुक में ही कॉमर्स स्ट्रीम के जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, उन सातों सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर इस एक बुक में दिए गए हैं। और एक बात और है, दिसंबर का महीना आ गया है, अब बहुत कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जितना ज़्यादा सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैं सैम्पल पेपर के लिए स्पेशली कह रही हूँ, क्योंकि आपने अपना सिलेबस तो कवर कर लिया होगा, स्कूल में आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा, कुछ बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, कुछ के आने वाले हैं, कुछ के हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर लगाना है। देखिए, सिलेबस हो गया है कवर, अब हमें करनी है प्रैक्टिस एग्जाम की। ठीक, और इसी के साथ ही oswal.io, इनका एक असेसमेंट प्लेटफॉर्म भी है oswal.io के नाम से, तो ये भी ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। यू कैन अटेम्प्ट सैम्पल पेपर ऑनलाइन ऑन दिस असेसमेंट प्लेटफॉर्म। ये जो असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, इस पे आप सैम्पल पेपर ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट भी दिया जाएगा फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको रिजल्ट भी बताएंगे आपकी मेल आईडी पे, और आप मेल आईडी पे भी आएगा, और इसमें जो आप अपना पोर्टल बनाएंगे, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे, उस पर भी आपका रिजल्ट आएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप सैम्पल पेपर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी आपको सही स्टेटमेंट बताना है इन 4 ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि इंडिया डेवलप्ड साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम इंडिया का जो इंडस्ट्रियल बेस था वो काफ़ी साउंड था, काफ़ी डेवलप था। ठीक है, तो क्या ऐसा था, बताइए क्या ऐसा था। तो हम जानते हैं इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, जिसमें कह लीजिए इंडिया का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक है, इंडियन रिसोर्सेज का, इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया। ठीक है, तो उस टाइम कोई भी ऐसा कोई साउंड इंडस्ट्रियल बेस नहीं था ना। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर वाइज भी बहुत ज़्यादा, मतलब कह लीजिए उस समय बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया के जो रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रही थी। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो तो एकदम गलत है, कि इंडिया का उस समय कॉलोनियल गवर्नमेंट, आज कुछ अलग ही रूप है इंडिया का, बट उस समय, ये इंडिपेंडेंस के पहले की बात है, ब्रिटिश रूल के टाइम, तो उस समय इंडिया का साउंड इंडस्ट्रियल बेस बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। दूसरा क्या है कि इंडिया हैड वेरी डेवलप्ड कैपिटल गुड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय इंडिया का बहुत ही बढ़िया, बहुत डेवलप कैपिटल गुड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था। तो हम जानते हैं उस समय बहुत एक्सप्लॉयटेशन था, इंडियन इकोनॉमी वाज इन वेरी बैड शेप। इंडियन इकोनॉमी उस समय बहुत बुरे हालातों में थी, बहुत बैड शेप में थी, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है उसके कारण इंडिया के रिसोर्सेज थे, उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया गया, इंडियन इकोनॉमी बहुत बैड शेप में थी। तो उस समय कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड फॉर्म में ऐसा नहीं थी। तो यानी ऑप्शन बी जो है वो भी गलत है। अगला क्या है, अगला है कि अंडर द कॉलोनियल रूल इंडिया जनरेटेड एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक है, कॉलोनियल रूल के टाइम इंडिया ने एक्सपोर्ट सरप्लस था। एक्सपोर्ट सरप्लस यानी एक्सपोर्ट, यानी इंडियन रिसोर्सेज को बाहर भेजना और फिर मतलब बेचना। ठीक है, तो एक्सपोर्ट सरप्लस था क्या उस टाइम, तो हाँ, बस यही था। ठीक है, कॉलोनियल रूल के टाइम जो है ना, इंडिया से एक्सपोर्ट जो था वो भर भर के होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस में था। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट, ठीक है, आज के टाइम में एक्सपोर्ट सरप्लस हो तो
ठीक है, अच्छी बात है। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इससे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है। लेकिन उस टाइम जो एक्सपोर्ट हो रहा था ना, दैट वाज बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका उस समय एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, उनका उस समय ड्रेन हो रहा था, वो इंडिया से बाहर भेजे जा रहे थे। और उसके बदले में जो वेल्थ आ रहा था इंडिया में, ठीक है, जो बाहर से करेंसी आ रही थी, वेल्थ आ रहा था, वो इंडियंस के या इंडिया के डेवलपमेंट में नहीं यूज़ किया जा रहा था। बात दरअसल ये है, ठीक है। आज के टाइम में एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये अच्छी बात है क्योंकि उससे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज जो इंडिया में आ रहा है वो इंडिया के डेवलपमेंट में यूज़ किया जा रहा है। लेकिन उस टाइम क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिपेंडेंस से पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम क्या था कि जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उससे जो वेल्थ आ रही थी, ठीक है, वो ब्रिटिश यूज़ करते थे फॉर द पेमेंट ऑफ देयर एक्सपेंसेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट सेट कर रही थी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल सेटअप हो रहा था, उससे खर्चे थे। तो बेसिकली वो जो वेल्थ आती थी, इंडियन रिसोर्सेज को बाहर भेजा जाता था, ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता था, एक्सेस में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। भले ही इंडिया में वो रिसोर्सेज की कमी है, फिर भी जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज है वो उन्हें बाहर भेज दिया जाता था। और उसके बदले में जो वेल्थ इंडिया में आती थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज़ करती थी, उसे इंडिया के डेवलपमेंट में नहीं यूज़ किया जा रहा था। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब कह लीजिए ड्रॉबैक था, बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन था, ठीक है। इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में बहुत रिच कंट्री थी पहले से ही, ठीक है, आज भी है, पहले भी थी। तो उस समय जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था, बाहर भेजा जा रहा था, ठीक है। तो वही है, और वो जो वेल्थ आ रही थी उसे इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडियन पीपल के वेलफेयर के लिए एकदम भी यूज़ नहीं किया जा रहा था। तो उस टाइम क्या था, एक्सपोर्ट सरप्लस था, ठीक है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। तो ये जो ऑप्शन सी है ना, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, द रियल मोटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश रूल वॉज टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो हम जानते हैं बिल्कुल गलत है कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा था, रेलवे लाइनें जो बिछाई जा रही थी उस समय, ठीक है, जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो थोड़ा बहुत डेवलप किया जा रहा था, क्या उसका पर्पस ये था कि इंडिया का और डेवलपमेंट हो? तो हम जानते हैं ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल के टाइम, उस समय वो इंडिया का डेवलपमेंट एकदम नहीं चाहते थे, इंडिया को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ठीक है। इंडिया बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में, हर रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में इंडिया बहुत रिच है। तो बेसिकली यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, दिस वाज द मेन पर्पस, ठीक है। तो उसके लिए थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ब्रिटिश रूल जब था तो उन्होंने थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप किए, लेकिन उसका पर्पस इंडिया को डेवलप करना एकदम भी नहीं था। तो ये ऑप्शन भी गलत है, यानी आपको सही आंसर मिल गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इसके बारे में ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है सही स्टेटमेंट, ठीक है। पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनीज टू स्टार्ट इट्स सब्सिडी कंपनी इन इंडिया, ठीक है। और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनी टू एक्वायर सम कंपनी इन इंडिया। अगला है फॉरेन इन्वेस्टर बाय शेयर्स इन इंडियन मार्केट। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टर बाय गुड्स इन इंडियन मार्केट, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो इसके लिए ना आपको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए, व्हाट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जो पोर्टफोलियो पीआईएस बेसिकली इसको कहते हैं, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम बेसिकली क्या होती है, ये आरबीआई ने डेवलप की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, दिस इज डेवलप्ड बाय आरबीआई। तो इसके तहत क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत क्या किया जाता है, आरबीआई अलाउ करता है किसको, आरबीआई अलाउ करता है एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, नॉन रेसिडेंट इंडियंस को, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को, इन सब को अलाउ करता है कि दे कैन बाय द स्टॉक या फिर बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनीज। बॉन्ड बॉन्ड नहीं, डिबेंचर कह लीजिए, डिबेंचर जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है ऑफ इंडियन कंपनीज वो बाय कर सकते हैं,
ठीक है, ये बात समझ में आई। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम है बेसिकली। इसके तहत आरबीआई अलाउ करती है किसको? फॉरेन एफआईआईज को, एनआरआईज को, क्यूएफआईज को, इन सबको अलाउ करती है कि दे कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ इंडियन कंपनी। जो इंडिया की जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक यानी उनके शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो मैंने बता दिया है, अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सही आंसर है। बताइए। देखिए, क्या ये फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग गुड्स इन इंडियन मार्केट ये है? तो नहीं, गुड्स बाय नहीं, शेयर बाय। तो यानी ऑप्शन थर्ड जो है कि फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत जो फॉरेन इन्वेस्टर है दे कैन बाय शेयर्स इन इंडियन मार्केट, इंडियन कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है। ये क्या कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनी टू एक्वायर सम कंपनी इन इंडिया, बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी को एक्वायर कर सकती है, तो ये नहीं, शेयर खरीद सकती है। ठीक है। अगला क्या है कि फॉरेन कंपनी इंडिया में अपनी सब्सिडी कंपनी स्टैब्लिश कर सकती है, तो नहीं, शेयर खरीद सकती है। ठीक है। तो यानी ऑप्शन थर्ड जो है ये सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि थर्ड ओनली, केवल थर्ड सही है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत क्या होता है, किसी कंपनी के शेयर खरीदे जा सकते हैं, इंडियन कंपनी के। कौन? आई बाहर के अगर हम बात करें तो बाहर मतलब फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे एफआईआईज, एनआरआईज, क्यूएफआई, इनको आरबीआई परमिट करती है, अलाउ करती है। ठीक है। तो चलिए, आपको आंसर पता चल गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ये था पूरे आज के लेक्चर का कंटेंट। आज हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया है। अब अगले लेक्चर वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है। तब तक जितना मैंने पूरे 6 लेक्चर वीडियो हो गए हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, राइट। और लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।